मुंबई की उमस भरी शाम में भी नरीमन पॉइंट पर स्थित मल्होत्रा मेंशन के विशाल हॉल में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और महंगे इत्र की खुशबू का साम्राज्य था। 50 मंजिल की इस इमारत के पेंटहाउस से अरब सागर का नजारा किसी भी इंसान को अपनी तकदीर पर रश्क करने के लिए मजबूर कर सकता था। लेकिन आर्यन मल्होत्रा के लिए यह सब बेमानी था। वह अपनी आलीशान बालकनी के कांच की दीवार के पास खजा था, हाथ में स्कॉच का गिलास थामे, नीचे रेंगती हुई मुंबई की रोशनी को देख रहा था। उसके पीछे हॉल में शहर के सबसे रसूखदार लोग, राजनेता और फिल्म सितारे जमा थे, जो उसकी दूसरी सगाई के जश्न में शरीक होने आए थे। झूमर की चमचमाती रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी और मेहमानों की हंसी की आवाजें उसे किसी शोरगुल की तरह प्रतीत हो रही थीं, जो उसके अंदर के सन्नाटे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। आर्यन मल्होत्रा 34 साल की उम्र में देश के रियल एस्टेट का बेताज बादशाह बन चुका था, जिसकी एक दस्तखत पर बस्तियां उजड़ती थीं और नए शहर बस जाते थे। उसका व्यक्तित्व किसी ग्रीक देवता जैसा था। 6.25 फुट का कद, चौड़े कंधे और एक ऐसा चेहरा जो पत्थर से तराशा गया लगता था, जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। आज उसने एक गहरा नीला शेरवानी पहना था, जिस पर असली सोने की कढ़ाई थी, जिसे देश के सबसे महंगे डिजाइनर ने खास उसके लिए तैयार किया था। मगर उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक दूल्हे की आंखों में होनी चाहिए। वहां सिर्फ एक गहरा, ठंडा खालीपन था, जैसे किसी पुराने खंडहर में जमी हुई बर्फ। लोग उसे आयरन मैन कहते थे, एक ऐसा आदमी जिसका दिल तिजोरी में बंद रहता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस तिजोरी की चाबी 5 साल पहले ही कहीं खो चुकी थी। उसकी मां, गायत्री देवी, हॉल के बीचों बीच खड़ी होकर मेहमानों का स्वागत कर रही थी। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, जो उनके कठोर व्यक्तित्व को और भी डरावना बना रही थी। बनारसी सिल्क की भारी साही और गले में हीरो का हार पहने वह किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। उनके लिए यह सगाई सिर्फ उनके बेटे की शादी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा था। होने वाली बहू नताशा देश के गृहमंत्री की इकलौती बेटी थी और इस रिश्ते से मल्होत्रा साम्राज्य की नींव और भी मजबूत होने वाली थी। गायत्री देवी ने हमेशा माना था कि शादी 2 दिलों का मिलन नहीं, बल्कि 2 रुतबों का गठबंधन होती है। 5 साल पहले हुई उस गलती को सुधारने का आज उन्हें सुनहरा मौका मिला था और वह किसी भी कीमत पर इस जश्न में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती थी। अचानक हॉल में चल रहा पश्चिमी वाद्य यंत्रों का संगीत थम गया और एक पारंपरिक सितार वादक ने अपनी तान छेई। जैसे ही राग यमन के पहले कुछ स्वर हवा में तैरे, आर्यन के हाथ में पचा क्रिस्टल का गिलास काम गया। यह वही राग था, बिल्कुल वही धुन, जो कभी मीरा अक्सर शाम के वक्त अपनी पुरानी सितार पर बजाया करती थी। वह संगीत किसी अदृश्य खंजर की तरह आर्यन के सीने में उतर गया, जिससे 5 साल पुराने जख्मों से फिर से खून रिसने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे समय का पहिया उसे पीछे खींच रहा हो उस छोटे से फ्लैट की तरफ, जहां दीवारों पर पफी जमी थी, लेकिन हवा में मीरा के बालों की चमेली वाली खुशबू और उसके सितार की मीठी आवाज घुली रहती थी। वह यादें जिन्हें उसने नफरत की परतों के नीचे दफन कर दिया था, आज इस महफिल में भूत बनकर लौट आई थी। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी नसों में गुस्सा और दर्द एक साथ दौड़ने लगा। वह धोखेबाज थी। उसने अपने मन को सख्ती से याद दिलाया, जैसे वह कोई मंत्र दोहरा रहा हो। मीरा, वह लड़की जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, जिसके लिए उसने अपनी मां और अपनी पूरी दुनिया से बगावत की थी। उसने उसे क्या दिया था धोखा? गायत्री देवी ने उसे सबूत दिखाए थे, मीरा के किसी और के साथ संबंध, घर की तिजोरी से गायब हुए पुश्तैनी जेवर, और अंत में वह खत जिसमें उसने लिखा था कि वह गरीबी से तंग आ चुकी है। आर्यन को आज भी वह बरसात की रात याद थी जब उसने मीरा को घर से धक्के मारकर निकाला था। मीरा रोती रही, गिगगिजाती रही,
अपने बेगुनाह होने की दुहाई देती रही। लेकिन आर्यन की आंखों पर क्रोध की पट्टी बंधी थी। तभी नताशा ने हॉल में प्रवेश किया। कैमरों की फ्लैशलाइट्स ने उसे घेर लिया। वह बेहद खूबसूरत थी, आधुनिक और आत्मविश्वास से भरी हुई, बिल्कुल वैसी पत्नी जैसी आर्यन के स्टेटस को शोभा देती थी। लेकिन जब आर्यन ने उसकी ओर देखा तो उसे नताशा के चेहरे पर मीरा की सादगी नहीं, बल्कि एक कृत्रिम चमक दिखाई दी। नताशा की हंसी मापी तौली थी। उसका हर कदम नपातुला था, जैसे वह किसी फैशन शो के रैंप पर चल रही हो। आर्यन को याद आया कि मीरा जब हंसती थी तो उसकी आंखों के किनारे कैसे सिकुड़ जाते थे और कैसे वह छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह खिलखिला उठती थी। मीरा की हंसी में एक रूहानियत थी जो इस करोहों की दौलत के बीच कहीं भी नहीं थी। यह तुलना अनचाही थी, पर आर्यन इसे रोक नहीं पा रहा था। गायत्री देवी आर्यन के पास आईं और उसके कंधे पर हाथ रखा। उनके स्पर्श में ममता से ज्यादा अधिकार का भाव था। आर्यन, तुम यहां अकेले क्यों खाए हो? नताशा और उसके पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी वह सामाजिक मुस्कान चिपकी हुई थी। उन्होंने आर्यन की आंखों में उभरते हुए तूफान को भांप लिया था। वह अपने बेटे को नस नस से पहचानती थी। पुरानी बातों को याद करके आज का दिन खराब मत करो। जो कचरा था उसे हम बहुत पहले बाहर फेंक चुके हैं। आज तुम एक नई शुरुआत कर रहे हो। याद रखना, तुम एक मल्होत्रा हो और मल्होत्रा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। उनकी बातें आर्यन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर वह चिर परिचित आयरन मैन का मुखौटा छा लिया। वे दोनों मेहमानों के बीच पहुंचे, जहां बधाइयों का तांता लगा हुआ था। आर्यन ने नताशा का हाथ अपने हाथ में लिया। वह हाथ कोमल था, मैनिक्योर किया हुआ, लेकिन उसमें वह गर्मी नहीं थी जो मीरा के खुरदरे काम करने वाले हाथों में होती थी। जब आर्यन ने नताशा की उंगली में करोड़ों की हीरे की अंगूठी पहनाई तो पूरा हॉल तालियों की गंगाहट से गूंज उठा। लेकिन आर्यन को वह अंगूठी किसी हथकड़ी से भी ज्यादा भारी लग रही थी। हर ताली की आवाज उसके कानों में मीरा की सिसकियों की तरह गूंज रही थी। वह मुस्कुरा रहा था, हाथ मिला रहा था, फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा था। वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो सकता था, लेकिन इस वक्त वह खुद को दुनिया का सबसे लाचार इंसान महसूस कर रहा था। पार्टी अपने शबाब पर थी। वेटर महंगी शैंपेन और विदेशी व्यंजनों की ट्रे लेकर घूम रहे थे। आर्यन को इस भी भान से कोफ्त होने लगी। उसे एक पल के लिए एकांत चाहिए था। वह बहाना बनाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन असल में वह उस पिछले गलियारे की तरफ मुड़ गया जो नौकरों के क्वार्टर की तरफ जाता था, जहां शांति थी। वहां अंधेरे में खड़े होकर उसने अपनी टाई ढीली की और दीवार से सिर टिका दिया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। क्या वह सच में खुश था? क्या यह वही जीवन था जो वह चाहता था? पैसे और पावर का अंबार, लेकिन साझा करने वाला कोई नहीं। उसका अहंकार उसे कह रहा था कि उसने सही किया, मीरा जैसी लालची औरत से छुटकारा पाकर, लेकिन उसका दिल, जो अभी भी कहीं ना कहीं धड़कता था, एक अलग ही गवाही दे रहा था। सिर्फ बनारस का एक डाक मुहर लगा है। बनारस। आर्यन का दिल एक पल के लिए थम गया। मीरा बनारस की ही तो रहने वाली थी। क्या यह मुमकिन है? नहीं, उसने खुद से कहा। 5 साल हो गए। वह शायद किसी और के साथ खुश होगी, या शायद मर चुकी होगी। उसे मेरे केबिन में रख दो, मैं बाद में देखूंगा, आर्यन ने रूखेपन से कहा, और फोन काटने ही वाला था कि सचिव ने हिचकिचाते हुए कहा, सर। वह पार्सल थोड़ा फटा हुआ था। उसमें से एक पुरानी पायल गिर गई थी। चांदी की पायल जिसमें घुंघरू लगे हैं। यह सुनते ही आर्यन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। चांदी की पायल, वह पायल जो उसने अपनी पहली कमाई से मीरा को फुटपाथ की एक दुकान से खरीद कर दी थी।
मीरा ने उस सस्ती सी पायल को किसी हीरे के हार से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। वह कभी उसे नहीं उतारती थी। अगर वह पायल यहां है तो इसका मतलब है कि मीरा, या तो वह मुसीबत में है या फिर यह उसका कोई नया खेल है। गुस्सा, जिज्ञासा और एक अजीब सी बेचैनी ने आर्यन को जकड़ लिया। वह सगाई की पार्टी में वापस तो गया, लेकिन उसका मन अब वहां नहीं था। उसका दिमाग बस उस पार्सल और बनारस के घाटों पर भटक रहा था। वह सोच रहा था कि मीरा अब कैसी दिखती होगी, क्या उसने शादी कर ली होगी, और सबसे बड़ा सवाल, उसने वह पायल वापस क्यों भेजी? क्या वह पैसे मांगना चाहती है? आर्यन के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। जरूर उसे पता चल गया होगा कि मैं गृह मंत्री की बेटी से शादी कर रहा हूं। उसने सोचा, वह ब्लैकमेल करना चाहती होगी। उसे लगता है कि वह मेरे अतीत को इस्तेमाल करके मुझसे दौलत ऐंठ सकती है। उसका पुराना जख्म फिर से हरा हो गया और उसके साथ ही जागा उसका पुराना अहंकार। पार्टी खत्म होने के बाद जब आखिरी मेहमान भी जा चुका था, आर्यन अपने स्टडी रूम में गया। मेज पर वह भूरे रंग का लिफाफा रखा था जो बनारस की धूल और नमी से भरा लग रहा था। आर्यन ने उसे घृणा से उठाया, जैसे वह कोई गंदगी हो। उसने लिफाफा फाड़ा। अंदर से वही चांदी की पायल गिरी जो अब काली पा चुकी थी, और उसके साथ एक मुनातुआ कागज का टुकड़ा था। वह किसी अस्पताल का बिल था, एक बहुत बड़ी रकम जो बकाया थी, और नीचे एक लाइन लिखी थी, कांपते हुए हाथों से, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार, आखिरी बार। वाक्य अधूरा था। स्याही के धब्बे से ऐसा लग रहा था जैसे लिखने वाले के आंसू उस पर गिरे हों। आर्यन की आंखों में आंसुओं की जगह अंगारे दहक उठे। तो यही बात है, आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। पैसे, हमेशा की तरह पैसे। उसका दिल एक पल के लिए पसीजा था, लेकिन अब वह पत्थर हो गया। उसे लगा कि मीरा उसकी भावनाओं के साथ खेल रही है। उसकी नई जिंदगी शुरू होने से ठीक पहले विघ्न डालना चाहती है। तुम मुझे कमजोर नहीं कर सकती, मीरा। उसने दीवार पर लगी अपनी तस्वीर को देखते हुए बुदबुदाया। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे तमाशा बनाया, मेरे प्यार का तमाशा बनाया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली आर्यन मल्होत्रा कौन है। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया। वह बनारस जाएगा, उसे बचाने या मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए, उसका हिसाब चुकता करने के लिए, और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दफा करने के लिए। उसने इंटरकॉम पर अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया, मेरा प्राइवेट जेट तैयार करो, हम कल सुबह ही बनारस जा रहे हैं। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि दूसरी तरफ सेक्रेटरी भी सहम गया। खिड़की के बाहर मुंबई की बारिश शुरू हो चुकी थी, तेज और मूसलाधार, जैसे आसमान भी रो रहा हो। लेकिन आर्यन की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह मजबूत था, वह कठोर था, वह एक ऐसा पति था जिसे लगता था कि वह नफरत की आग में जल रहा है, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि वह जिस सफर पर निकल रहा है वह उसे राख नहीं बल्कि पानी बना देगा। बनारस, मोक्ष की नगरी, उसका इंतजार कर रही थी, न कि उसके अहंकार को तुष्ट करने के लिए, बल्कि उसकी आत्मा को तोड़ने और फिर से जोड़ने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ मेज पर रखी उस काली पड़ी पायल के घुंघरुओं की खामोश गूंज रह गई थी। आर्यन कुर्सी पर बैठ गया, पायल को अपनी उंगलियों में घुमाता रहा। 5 साल पहले इसी पायल की छम छम से उसका घर गूंजता था। आज यह पायल एक शव की तरह उसके हाथ में थी। उसने उसे कसकर मुट्ठी में भींच लिया, इतना कसकर कि चांदी के किनारे उसकी हथेली में चुभने लगे। लेकिन शारीरिक दर्द उस मानसिक पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं था जिसे वह नकारने की कोशिश कर रहा था। यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, यह अतीत के उस दरवाजे को खोलने की चाबी थी जिसे उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। और दरवाजे के उस पार कावे सच का एक ऐसा सैलाब उसका इंतजार कर रहा था जिसमें उसका सारा वजूद डूबने वाला था।
प्राइवेट जेट के आलीशान केबिन में सन्नाटा पसरा था। केवल बादलों को चीरते हुए इंजन की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। आर्यन अपनी सीट पर पीछे की ओर झुका हुआ था, आंखें मूंदे हुए, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसके हाथ में वही पुरानी, काली पड़ चुकी चांदी की पायल थी, जो उसके अतीत का एक ऐसा दरवाजा खोल रही थी जिसे बंद करने में उसने 5 साल लगा दिए थे। जैसे ही उसने पायल के ठंडे धातु को अपनी उंगलियों से महसूस किया, उसका मन समय की गहराइयों में 5 साल पीछे चला गया। वह दिन जब उसने मीरा को पहली बार देखा था, सफेद सलवार कमीज में, बिना किसी मेकअप के, बस आंखों में काजल और होठों पर एक मासूम मुस्कान। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जिसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान और संस्कार का खजाना था, जिसने आर्यन जैसे रईसजादे का दिल जीत लिया था। आर्यन को याद आया कि कैसे उसने अपनी मां गायत्री देवी की मर्जी के खिलाफ जाकर मीरा से शादी की थी। वह विद्रोह का समय था, जब उसे लगा था कि प्यार दुनिया की हर ताकत से बड़ा होता है। यह लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है, आर्यन, गायत्री देवी ने चेतावनी दी थी। उनकी आंखों में उस वक्त भी वही बर्फ थी जो आज है। खून का रंग एक हो सकता है, लेकिन संस्कारों का रंग अलग होता है। यह गरीबी की कीचड़ हमारे महल के कालीन को गंदा कर देगी। आर्यन ने तब उन बातों को पुराना और दकियानुसी कहकर टाल दिया था। वह मीरा को ब्याह कर मल्होत्रा मेंशन लाया था, इस उम्मीद में कि उसका प्यार मां की नफरत को पिघला देगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह अपनी पत्नी को शेरों की मांद में लेकर आया है, जहां हर पल उसकी परीक्षा ली जाएगी। शादी के शुरुआती दिन किसी सपने जैसे थे, लेकिन जल्द ही हकीकत की कड़वाहट उसमें घुलने लगी। मीरा ने इस बड़े घर में खुद को ढालने की पूरी कोशिश की। वह सुबह जल्दी उठकर पूजा करती, सबका नाश्ता बनाती और गायत्री देवी की हर कड़वी बात को सिर झुकाकर सुन लेती। लेकिन गायत्री देवी के लिए मीरा सिर्फ एक गलती थी, जिसे सुधारा जाना बाकी था। आर्यन काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था और उसकी गैरमौजूदगी में घर एक युद्ध के मैदान में बदल जाता था। छोटी छोटी बातों पर मीरा को नीचा दिखाया जाता, कभी उसके पहनने के तरीके पर, कभी उसके परिवार की गरीबी पर, तो कभी उसके अंग्रेजी बोलने के लहजे पर। मीरा चुपचाप सब सहती रही, सिर्फ इसलिए कि वह आर्यन से प्यार करती थी और उसे दुखी नहीं देखना चाहती थी। फिर वह काली रात आई, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आर्यन एक लंबी बिजनेस ट्रिप से थका हारा घर लौटा था। उसे उम्मीद थी कि मीरा उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी होगी, लेकिन घर में अजीब सा सन्नाटा था। गायत्री देवी हॉल में बैठी थीं। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें यह सब नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने मेज पर रखे कुछ लिफाफे और तस्वीरें आर्यन की ओर बढ़ा दीं। आर्यन ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। तस्वीरों में मीरा किसी अजनबी मर्द के साथ हंस रही थी, कैफे में बैठी थी और साथ में एक बैंक स्टेटमेंट था, जिसमें बड़ी रकम मीरा के खाते से उस आदमी के खाते में ट्रांसफर की गई थी। आर्यन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। यह झूठ है, उसका दिल चीखा, लेकिन सबूत उसकी आंखों के सामने थे। गायत्री देवी ने आग में घी डालते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये गरीब लड़कियां सिर्फ पैसे के लिए आती हैं। इसने न केवल तुम्हें धोखा दिया, बल्कि खानदानी नवरत्न हार भी चोरी कर लिया है, ताकि अपने आशिक के साथ भाग सके। तभी मीरा कमरे में आई, हाथ में पानी का गिलास लिए। आर्यन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई, लेकिन आर्यन की आंखों में जो वहशीपन था, उसे देखकर वह सहम गई। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि मीरा दूर जा गिरी और उसके होठों से खून रिसने लगा। आर्यन, मेरी बात सुनो, यह सच नहीं है।
मीरा ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन आर्यन पर खून सवार था। उसे लगा कि उसका प्यार, उसका भरोसा, सब कुछ एक भद्दा मजाक था। तुमने मुझे बेच दिया। मीरा मेरी भावनाओं को, मेरे प्यार को। वह दहाड़ा। उसकी आवाज से घर की दीवारें कांप उठीं। उसने मीरा को बालों से पकड़कर घसीटा। मीरा चीखती रही, अपनी वफादारी की कस्में खाती रही, अग्नि को साक्षी मानती रही। लेकिन आर्यन बहरा हो चुका था। उसे सिर्फ अपनी मां की बातें और वे तस्वीरें याद आ रही थीं। उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है जिसने एक सोने की खुदाई करने वाली गोल्ड डिगर पर भरोसा किया। उसका पुरुषत्व, उसका अहंकार इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी, जैसे प्रकृति भी इस अन्याय पर क्रोधित हो। आर्यन ने मुख्य दरवाजा खोला और मीरा को बारिश में धकेल दिया। वह कीचड़ में गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आंसुओं और बारिश के पानी में उसका चेहरा भीग चुका था। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अगर तुम कभी वापस आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आर्यन ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। दरवाजा बंद होने की वह तेज आवाज मीरा के दिल के टूटने की आवाज थी। वह दरवाजा पीटती रही। आर्यन, दरवाजा खोलो। मैं कहां जाऊंगी, मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन अंदर। आर्यन ने खुद को शराब में डुबो लिया था ताकि बाहर से आ रही उसकी रोने की आवाजें उसे सुनाई न दे। उस रात के बाद आर्यन बदल गया। उसने मीरा की हर निशानी को जला दिया। उसकी तस्वीरें, उसके कपड़े, उसके उपहार। गायत्री देवी ने उसे सांत्वना दी। जो हुआ अच्छा हुआ बेटा। गंदगी घर से साफ हो गई। आर्यन ने खुद को काम में झोंक दिया। अपने दिल के चारों ओर एक ऐसी दीवार बना ली जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। वह और भी ज्यादा निर्दयी, और भी ज्यादा सफल हो गया। उसे लगा कि उसने अपनी कमजोरी को निकाल फेंका है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उस रात उसने सिर्फ मीरा को घर से नहीं निकाला था, बल्कि अपनी आत्मा के एक हिस्से को भी मार दिया था। वह हर जिसके चोरी होने का इल्जाम मीरा पर लगा था, दरअसल गायत्री देवी ने ही अपनी तिजोरी में छिपा दिया था। लेकिन आर्यन ने कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। विमान के केबिन में वापस लौटते ही आर्यन की मुट्ठी फिर से उस पायल पर कस गई। उसका जबड़ा सख्त हो गया। तुमने फिर से संपर्क करने की हिम्मत कैसे की, मीरा? उसने मन ही मन सोचा। क्या तुम्हें लगा कि 5 साल बाद मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, या तुम्हें और पैसे चाहिए? उसका पुराना गुस्सा फिर से जाग उठा, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वह पायल जो अब उसके हाथ में थी, गवाही दे रही थी कि मीरा ने उसे नहीं बेचा था। अगर वह इतनी ही लालची होती तो चांदी की मामूली पायल क्यों भेजती? यह सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। लेकिन आर्यन अपने अहंकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। उसने खुद को समझाया कि यह सब मीरा का कोई नया नाटक है। विमान अब वाराणसी के ऊपर से उड़ रहा था। खिड़की के नीचे गंगा नदी एक पतली रुपहरी लकीर की तरह चमक रही थी, जिसके किनारों पर हजारों दिए टिमटिमा रहे थे। काशी मोक्ष की नगरी, जहां लोग मरने आते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। आर्यन ने नीचे देखा और एक अजीब सी घृणा महसूस की। यह शहर गंदगी, भीड़ और अंधविश्वास का प्रतीक था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह मीरा को समझता था। मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा, मीरा, उसने शपथ ली। मैं देखूंगा कि इन 5 सालों में तुमने कितने नए झूठ गढ़े हैं। वह तैयार था अपनी नफरत की आग से सब कुछ जलाने के लिए, अनजान इस बात से कि काशी की पवित्र अग्नि उसकी नफरत को ही भस्म करने के लिए तैयार बैठी है। जेट लैंड करने लगा और आर्यन ने अपना कोट सही किया। उसकी आंखों में वही ठंडापन लौट आया था जो मल्होत्रा एम्पायर के सीईओ की पहचान थी। उसने पायल को अपनी जेब में रख लिया, जैसे कोई हथियार छिपा रहा हो। बाहर निकलकर उसने बनारस की गर्म और धूल भरी हवा में सांस ली। यह मुंबई की वातानुकूलित हवा से बिल्कुल अलग थी। इसमें अगरबत्ती,
गोबर और गीली मिट्टी की गंध मिली हुई थी। उसकी लग्जरी कार हवाई अड्डे के बाहर इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और आर्यन पिछली सीट पर बैठ गया। सीधे उस पते पर चलो जो मैंने तुम्हें भेजा था, उसने आदेश दिया। गाड़ी शहर के संकरे, भीड़ भाड़ वाले रास्तों की ओर बढ़ चली, जहां हर मोड़ पर एक नया मंदिर और हर चेहरे पर एक नई कहानी थी। रास्ते भर आर्यन उन कड़वी यादों से जूझता रहा। हर बार जब गाड़ी किसी गड्ढे पर उछलती, उसे वह पल याद आता जब उसने मीरा को धक्के दिए थे। क्या वह रोई होगी? क्या उसने किसी से मदद मांगी होगी? नहीं, उसे परवाह नहीं होनी चाहिए। उसने उसे धोखा दिया था, यह विचार उसका कवच था। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी गंगा घाट के करीब पहुंच रही थी, गलियां संकरी और अंधेरी होती जा रही थीं। यह वो बनारस नहीं था जो पर्यटकों को दिखता था। यह गरीबी और संघर्ष का बनारस था। आर्यन की आलीशान कार इन गलियों में एक भद्दे मजाक की तरह लग रही थी। लोग उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में प्रशंसा नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। और यहीं कहीं, इन अंधेरी गलियों के बीच, उसकी अतीत की परछाई सांस ले रही थी। बनारस की संकरी और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में आर्यन की करोड़ों की लग्जरी कार किसी विशालकाय हाथी की तरह फंसी हुई थी। ड्राइवर ने कई बार हॉर्न बजाकर रास्ता साफ करने की कोशिश की, लेकिन सामने से आ रही साइकिलों, रिक्शों और बेपरवाह घूमती गायों की भीड़ टस से मस नहीं हुई। बाहर का शोरगुल कार के साउंड प्रूफ शीशों को चीर कर अंदर आ रहा था, और आर्यन का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। धूल, पसीना और रंगों का एक अजीब सा मिश्रण। दीवारों पर पान की पीक के निशान थे, और हवा में गोबर और अगरबत्ती की मिली-जुली गंध थी। यह दृश्य उसकी मुंबई की व्यवस्थित और साफ सुथरी दुनिया से कोसों दूर था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मीरा, जिसने कभी मल्होत्रा मेंशन की मखमली चादरों पर सोने की आदत डाल ली थी, अब इस नरक में रह रही है। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा कि यह जगह मीरा के ढोंग का ही एक हिस्सा है। साहब, गाड़ी अब आगे नहीं जा पाएगी, ड्राइवर ने पीछे मुड़कर डरते हुए कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह पता जिस गली का है, वहां सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है। आर्यन ने झुंझलाते हुए अपना महंगा सनग्लास उतारा और सीट पर पटक दिया। उसने दरवाजा खोला और बाहर की उमस भरी गर्मी में कदम रखा। उसके इटालियन लेदर के जूते कीचड़ और गंदगी से सनी सड़क पर पड़ते ही गंदे हो गए। आसपास के लोग, दुकानदार, तीर्थयात्री और भिखारी उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो। उसका सूट, उसकी घड़ी, उसका पूरा व्यक्तित्व वहां के माहौल में एक अजीब विसंगति पैदा कर रहा था। आर्यन ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। हर धक्काशकी, हर स्पर्श उसे और ज्यादा क्रोधित कर रहा था। उसे लगा कि मीरा ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी है ताकि उसे यहां बुलाकर अपमानित कर सके। गूगल मैप्स उसे गलियों के एक ऐसे जाल में ले जा रहा था जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंच पाती थी। बिजली के नंगे तार सिर के ऊपर खतरनाक तरीके से लटक रहे थे, और हर थोड़ी दूर पर किसी न किसी मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन का मन वितृष्णा से भर गया। क्या इसी को आध्यात्म कहते हैं? उसने मन ही मन सोचा। गरीबी और गंदगी को भगवान के नाम पर बेचना वह जितना अंदर जा रहा था, इलाके की हालत उतनी ही खस्ता होती जा रही थी। पक्के मकानों की जगह अब ईंटों और टीन की छतों वाले झुग्गियों ने ले ली थी। नालियां खुली बह रही थीं और बच्चे उनके किनारे खेल रहे थे। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी इंसान जिसने एक बार भी अच्छी जिंदगी जी हो, वह यहां एक दिन भी कैसे गुजार सकता है। जरूर उसका प्रेमी उसे छोड़कर भाग गया होगा। उसने निष्कर्ष निकाला, यही अंजाम होता है लालच का। आखिरकार वह उस पते पर पहुंचा जो लिफाफे पर लिखा था। यह एक पुरानी जर्जर इमारत थी जिसकी दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था और ईंटें बाहर झांक रही थीं। नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान थी
जहां कुछ बुजुर्ग बैठे बीड़ी पी रहे थे। आर्यन ने झिझकते हुए दुकानदार से पूछा, क्या यहां कोई मीरा रहती है? दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में संदेह था। मीरा दीदी, उसने पूछा। हां, ऊपर वाले कमरे में रहती हैं। लेकिन साहब, वह अभी घर पर नहीं होंगी। वह तो घाट पर गई होंगी काम के लिए। आर्यन का माथा ठनका। काम, उसने सोचा। क्या वह कोई दुकान चलाती है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और संकरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां इतनी संकरी थीं कि उसके कंधे दीवारों से रगड़ खा रहे थे। अंधेरे में उसे संभल कर चलना पड़ रहा था। हर कदम पर सीढ़ियों के चरमराने की आवाज आ रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसे एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर एक सस्ता सा ताला लटका हुआ था। ताले पर जंग लगी थी, जो बता रहा था कि गरीबी यहां की पुरानी बाशिंदा है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। वह यहां मीरा को रंगे हाथों पकड़ने आया था, लेकिन बंद दरवाजा उसे मुंह चिढ़ा रहा था। उसने आसपास देखा। गलियारे में कपड़े सूख रहे थे, फटी हुई साड़ियां, बच्चों के पुराने कपड़े। कहीं कोई चमक दमक नहीं थी। कोई ऐसी चीज नहीं जो यह इशारा करे कि यहां रहने वाला इंसान कभी करोड़पति खानदान की बहू था। आर्यन ने अपनी जेब से वह पायल निकाली। उसके घुंघरू हल्के से बज उठे। उसने दरवाजे के पास की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे एक छोटी सी खाट और कोने में रखा मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। कमरे का आकार उसके बाथरूम से भी छोटा था। तभी पड़ोस वाले कमरे का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने आर्यन को शक की निगाह से देखा। कौन हो तुम, और मीरा के घर के बाहर क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में कड़कपन था। आर्यन ने अपना परिचय नहीं दिया, बस इतना कहा, मैं उससे मिलने आया हूं। वह कब तक आएगी? बूढ़ी औरत ने उसे घूरते हुए कहा। वह तो देर रात ही आएगी। बेचारी सुबह से शाम तक खटती है। तुम कौन हो? कहीं तुम वे अस्पताल वाले तो नहीं जो पैसे वसूली के लिए आए हैं? अस्पताल। आर्यन के कान खड़े हो गए। हां, समझ लो, वैसा ही कुछ। उसने झूठ बोला ताकि और जानकारी मिल सके। क्या उसे कोई बीमारी है? औरत ने सिर हिलाया। उसे नहीं, उसकी बच्ची को। फूल सी बच्ची है, पर भगवान ने उसे कैसा रोग दे दिया। मीरा ने अपनी जान लगा दी है उसे बचाने के लिए। बच्ची। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। 5 साल। मीरा 5 साल पहले गई थी। क्या उसने दूसरी शादी कर ली थी, या यह बच्चा उसी प्रेमी का है जिसके साथ वह भागी थी? एक अजीब सी जलन उसके सीने में उठी। तो वह एक मां बन चुकी है और वह बच्चा बीमार है। शायद इसीलिए उसने वह पायल भेजी थी, भीख मांगने के लिए। तो वह अपने प्रेमी के साथ नहीं रहती? आर्यन ने तंज कसते हुए पूछा, अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए। बूढ़ी औरत ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई गाली दे दी हो। प्रेमी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? वह देवी जैसी औरत है। जब से यहां आई है, अकेली है। दिन रात पापड़ बेलती है। घाट पर यात्रियों के कपड़े धोती है ताकि अपनी बेटी की दवा ला सके। उसके पास कोई मर्द नहीं है साहब, सिर्फ उसका स्वाभिमान है। बूढ़ी औरत के शब्द आर्यन के गाल पर किसी थप्पड़ की तरह लगे। कपड़े धोती है। मल्होत्रा खानदान की पूर्व बहू, जो कभी रेशम के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, अब दूसरों के गंदे कपड़े धो रही है। यह बात उसके गले नहीं उतर रही थी। यह जरूर कोई नाटक है। शायद वह जानती थी कि आर्यन आएगा, इसलिए उसने यह पूरा सेट अब तैयार किया है। आर्यन ने वहां से जाने का फैसला किया। मुझे उससे अभी मिलना है। वह कौन से घाट पर है? उसने पूछा। औरत ने मणिकर्णिका घाट की तरफ इशारा किया। वहां, शमशान के पास वाले घाट पर, जहां कपड़े धुलते हैं। आर्यन ने बिना शुक्रिया कहे सीढ़ियां उतरना शुरू कर दिया। उसका दिमाग सवालों के भंवर में फंस गया था। अगर वह सच बोल रही है, तो मीरा ने दूसरी शादी नहीं की। तो फिर वह प्रेमी कौन था जिसकी तस्वीरें मां ने दिखाई थीं?
घाट की तरफ जाते समय सूरज ढलने लगा था। बनारस अब अपनी पूरी रंगत में आ रहा था। मंदिरों में घंटियां बजने लगी थीं और हवा में हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। गंगा आरती की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। आर्यन भीड़ के साथ बहता चला गया। उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, जो उसे बिजनेस डील्स के दौरान कभी नहीं होती थी। यह शहर उसे नग्न कर रहा था। उसकी दौलत, उसका रुतबा यहां कोई मायने नहीं रखता था। यहां सब बराबर थे, राजा और रंक दोनों एक ही कतार में खड़े थे। वह घाट के किनारे पहुंचा, जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। साधु, पर्यटक, नाविक और लाशों को ले जाते हुए परिजन। जीवन और मृत्यु का ऐसा नंगा नाच उसने कभी नहीं देखा था। चिताओं से उठता हुआ धुआं उसकी आंखों में जलन पैदा कर रहा था। उसने भीड़ में मीरा को तलाशना शुरू किया। वहां दर्जनों औरतें थीं, जो पानी में कमर तक डूबी कपड़े धो रही थीं या घाट के पत्थरों पर कपड़ों को पटक पटक कर साफ कर रही थीं। आर्यन की नजरें हर चेहरे पर टिकतीं और फिर निराश होकर आगे बढ़ जाती। क्या वह उसे पहचान भी पाएगा? 5 साल लंबा वक्त होता है। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी, जो घाट के सबसे कोने में थोड़ी अंधेरी जगह पर बैठी बर्तन मांज रही थी। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। उसने एक फीकी पड़ी हुई सूती साड़ी पहनी थी, जिसका पल्लू बार बार उसके कंधे से गिर रहा था। उसके बाल रूखे और बिखरे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए हाथ उठाया, आर्यन को वह कलाई दिखाई दी, पतली, नाजुक कलाई। वही कलाई जिसे उसने कभी हीरों के कंगन पहनाए थे। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, या शायद कोई अपराधी अपने जज की तरफ। वह औरत पूरी ताकत लगाकर एक बड़े से पीतल के बर्तन को रगड़ रही थी। उसकी उंगलियां लाल हो चुकी थीं, शायद साबुन और पानी की वजह से गल गई थीं। आर्यन उसके ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया। शोरगुल के बावजूद उसे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने सोचा था कि जब वह मीरा को देखेगा तो उस पर चिल्लाएगा, उससे सवाल करेगा, उसे जलील करेगा। लेकिन इस दृश्य ने उसके गले में शब्दों को फंसा दिया। यह वह मीरा नहीं थी जिसे वह जानता था। यह एक टूटी हुई, संघर्ष करती हुई औरत थी। मीरा, उसने बहुत धीमे स्वर में पुकारा, इतना धीमे कि शायद हवा भी उसे न सुन सके। लेकिन मीरा ने सुन लिया। उसका हाथ रुक गया। बर्तन उसके हाथ से छूटकर पत्थर पर गिर गया, जिससे एक तेज आवाज हुई। उसका पूरा शरीर अकड़ गया, जैसे उसे कोई बिजली का झटका लगा हो। वह धीरे से मुड़ी। जब आर्यन ने उसका चेहरा देखा तो उसे एक और झटका लगा। वह चेहरा, जो कभी गुलाब की तरह खिला रहता था, अब मुरझा चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, गाल पिचक गए थे और त्वचा धूप से झुलस गई थी। लेकिन उन आंखों में वही गहराई थी जो पहले थी। बस अब उसमें दर्द का एक अनंत समुद्र समाया हुआ था। मीरा ने आर्यन को देखा और उसकी आंखों में कोई चमक नहीं आई, न ही कोई डर, बस एक थकन थी, जैसे वह सदियों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। और अब जब यह पल आया है तो उसके पास महसूस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। दोनों के बीच कुछ पल तक सिर्फ खामोशी रही, जिसे गंगा की लहरों की आवाज ने भरा। आर्यन ने अपनी जेब से वह पायल निकाली और उसे मीरा के सामने लटकने दिया। चांदी के घुंघरू शाम की आखिरी रोशनी में चमक उठे। यह क्या है? मीरा, आर्यन ने कठोरता से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में वह दम नहीं था जो वह चाहता था। मेरे घर पर कचरा भेजने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगा मैं पिघल जाऊंगा? मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। मीरा की नजर पायल पर टिकी रही, फिर धीरे से आर्यन के चेहरे पर उठी। उसने अपने गीले और साबुन से स्ने हाथों को साड़ी से पोंछा। उसकी आवाज सूखी और फटी हुई थी। मैंने यह भीख मांगने के लिए नहीं भेजी थी, आर्यन।
मैंने यह इसलिए भेजी थी क्योंकि यह आखिरी चीज थी जो मेरे पास बची थी, जो तुम्हारी थी, और मुझे लगा कि शायद इसका हकदार अब कोई और नहीं है। झूठ, आर्यन चिल्लाया, जिससे आसपास के कुछ लोग मुड़कर देखने लगे। उस बुढ़िया ने मुझे सब बताया। तुम्हारी बेटी, वह बीमार है। तुम पैसे चाहती हो, है ना? इसीलिए तुमने यह भावनात्मक नाटक रचा है। बताओ, कितना चाहिए? 10 लाख, 20 लाख बोलो, और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। वह अपना चेकबुक निकालने के लिए कोट की जेब में हाथ डालने ही वाला था कि मीरा की हंसी ने उसे रोक दिया। वह हंसी कड़वी थी, बहुत कड़वी। पैसे, मीरा ने धीरे से कहा, और अपनी आंखों से आंसू पोंछे बिना ही उसकी ओर देखा। तुम आज भी वही हो, आर्यन। तुम्हें लगता है कि हर चीज की कीमत होती है। हां, मेरी बेटी बीमार है, वह मर रही है, लेकिन मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। वह बिल वह बिल गलती से उस पार्सल में चला गया होगा। मैं तो सिर्फ अपना कर्ज चुका रही थी। कर्ज? कैसा कर्ज? आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। मीरा खड़ी हो गई। वह कद में आर्यन से बहुत छोटी थी, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। वह कर्ज जो मैंने तुमसे प्यार करके अपने ऊपर चढ़ा लिया था। तुम सोचते हो कि मैं भागी थी? तुम सोचते हो कि मैंने चोरी की थी? मीरा की आवाज अब कांपने लगी थी। उसमें दबा हुआ तूफान बाहर आ रहा था। जाओ, पूछो अपनी मां से कि उस रात क्या हुआ था। पूछो उनसे कि वह हार कहां है। लेकिन अब क्या फायदा? तुम तो अपनी नई दुनिया में खुश हो। जाओ आर्यन, लौट जाओ। यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यहां सिर्फ राख है, और तुम राख से अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहोगे। मीरा ने मुड़कर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, जैसे आर्यन का वहां होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आर्यन वहां जड़वत खड़ा रहा। उसका अहंकार उसे जाने के लिए कह रहा था। उसे कह रहा था कि यह औरत अभी भी झूठ बोल रही है, अपनी मां पर इल्जाम लगा रही है। लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूछो अपनी मां से। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। और वह बच्ची, अगर उसे पैसे नहीं चाहिए थे तो उसने बिल गलती से कैसे भेज दिया? और वह मर रही है, यह शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। वह मीरा को ऐसे जाते हुए नहीं देख सकता था। उसने आगे बढ़कर मीरा का हाथ पकड़ लिया। रुको। उसका स्पर्श होते ही मीरा सिहर उठी। तुम ऐसे नहीं जा सकती। मुझे सच जानना है। और वह बच्ची, किसका पाप है? वह आर्यन के मुंह से पाप शब्द निकलते ही मीरा ने उसे एक जोरदार झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया। पाप? मीरा की आंखों में अब आग थी, वही आग जो गंगा आरती के दियों में जल रही थी। खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी गलत कहा, वह पाप नहीं, मेरी तपस्या है। और रही बात सच की, उसने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला ले रही हो। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। लेकिन याद रखना आर्यन मल्होत्रा, सच बहुत कड़वा होता है, शायद तुम्हारी महंगी शराब से भी ज्यादा कड़वा। मीरा ने अपनी टोकरी उठाई और घाट की सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। आर्यन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसके पीछे चल दिया। अंधेरा गहरा हो चुका था और बनारस के घाट अब चिताओं की लपटों से रोशन हो रहे थे। आर्यन को पता नहीं था कि वह कहां जा रहा है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने जीवन की सबसे भयानक रात की ओर बढ़ रहा है। बनारस के घाटों की आरती और घंटियों की गूंज पीछे छूट चुकी थी, और अब आर्यन मीरा के पीछे पीछे उस शहर के अंधकारमय हिस्से में प्रवेश कर रहा था जिसे पर्यटक कभी नहीं देखते। यह इलाका मणिकर्णिका के पीछे की तंग बस्तियों का था, जहां जीवन और मृत्यु का फासला बेहद कम हो जाता है। गलियां इतनी संकरी थीं कि दो लोग एक साथ नहीं चल सकते थे, और जमीन पर कीचड़, गोबर और सड़े हुए फूलों का लेप लगा हुआ था। आर्यन को अपनी नाक पर रूमाल रखना पड़ा, क्योंकि वहां की हवा में सीलन और गंदे नालों की तीखी बदबू थी।
उसके महंगे इटालियन जूते, जो कभी रेड कारपेट की शोभा बढ़ाते थे, अब यहां की गंदगी में सन चुके थे। उसे हर कदम पर संभलना पड़ रहा था, जबकि मीरा आगे ऐसे चल रही थी जैसे उसे इस नरक में चलने की आदत हो। नंगे पैर, बिना किसी शिकायत के, आर्यन की नजरें मीरा की पीठ पर टिकी थीं। उसकी साड़ी, जो घाट की पीली रोशनी में सिर्फ पुरानी लग रही थी, अब स्ट्रीट लाइट के धुंधले प्रकाश में और भी जर्जर नजर आ रही थी। साड़ी के किनारे फटे हुए थे और जगह जगह रफू किया गया था। वह मीरा, जो कभी सिल्क और शिफॉन के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, आज एक ऐसी साड़ी में थी जिसे शायद किसी ने दान में दिया होगा। आर्यन के मन में अभी भी गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से की जगह अब एक अजीब से कौतूहल और घबराहट ने ले ली थी। वह सोच रहा था कि अगर मीरा ने सच में उसके पैसे चुराए होते या किसी अमीर प्रेमी के साथ भागी होती, तो वह ऐसी जगह क्यों रहती? यह गरीबी कोई नाटक नहीं लग रही थी। यह गरीबी यहां की दीवारों में, यहां की हवा में और मीरा के अस्तित्व में रची बसी थी। कुछ दूर चलने के बाद मीरा एक बेहद पुरानी और जर्जर इमारत के सामने रुकी। यह कहना गलत होगा कि वह इमारत थी। वह ईंटों और टीन की चादरों से बना एक ढांचा था जो कभी भी गिर सकता था। दरवाजे के नाम पर वहां एक पुराना लकड़ी का तख्ता था, जिस पर दीमक लगी हुई थी। आसपास खुली नालियां बह रही थीं, जिनमें मच्छर भिन-भिना रहे थे। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान यहां सांस भी ले सकता है। यह तुम्हारा घर है, उसके मुंह से अनजाने में निकल गया। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी कमर से चाबी का एक गुच्छा निकाला, जिसमें एक ही जंग लगी चाबी थी, और ताला खोलने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद थकान से या शायद आर्यन की मौजूदगी से। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक अजीब सी गंध आई, दवाइयों, सीलन और अगरबत्ती की मिलीजुली गंध। आर्यन ने अंदर कदम रखा और सन्न रह गया। वह एक कमरा नहीं, बल्कि एक कबूतरखाना था। बमुश्किल 10 बाई 10 का वह स्थान, जिसमें एक कोने में मिट्टी का चूल्हा था और दूसरे कोने में कुछ बर्तन रखे थे। छत से प्लास्टर झड़ रहा था और दीवारों पर नमी के बड़े बड़े धब्बे थे। वहां कोई फर्नीचर नहीं था, न सोफा, न बेड, न कोई कुर्सी। जमीन पर सिर्फ एक फटी हुई चटाई बिछी थी। आर्यन की नजरें कमरे में घूम रही थी। वह उस वैभव को ढूंढ रहा था जिसके लिए मीरा ने उसे छोड़ा था, लेकिन वहां सिर्फ अभाव और संघर्ष का साम्राज्य था। मीरा ने अपनी भारी टोकरी नीचे रखी और एक कोने में जाकर माचिस ढूंढने लगी। जब उसने केरोसिन का स्टोव जलाया, तो उसकी रोशनी में आर्यन ने मीरा के हाथों को गौर से देखा। वे हाथ, जिन्हें वह कभी घंटों थामे रहता था और चूमता था, अब पूरी तरह बदल चुके थे। उंगलियों के पोरों की त्वचा गल चुकी थी। शायद दिन भर साबुन और पानी में रहने के कारण हथेलियों पर जगह जगह कटने के निशान थे और नाखूनों में मैल भरा हुआ था। आर्यन को याद आया कि मीरा को अपने नाखूनों से कितना प्यार था। वह हर हफ्ते मैनीक्योर करवाती थी। आज उन हाथों को देखकर आर्यन का दिल एक पल के लिए सिहर उठा। क्या यह वही औरत है, या वक्त ने उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा को भी कुचल दिया है? बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है। आर्यन, मीरा ने बिना मुड़े कहा। उसकी आवाज में एक थकान थी जो हड्डियों तक महसूस की जा सकती थी। तुम चाहो तो उस बॉक्स पर बैठ सकते हो। उसने एक पुराने लोहे के संदूक की तरफ इशारा किया। आर्यन ने उसे अनसुना कर दिया और खड़ा ही रहा। उसे लगा कि अगर वह बैठ गया तो शायद इस माहौल का बोझ उसे कुचल देगा। मुझे बैठने का शौक नहीं है, मीरा, उसने कठोरता से कहा। हालांकि अंदर से वह हिल चुका था। मैं यहां यह देखने आया था कि तुम अपने प्रेमी के साथ कितनी खुश हो, लेकिन लगता है कि तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें वहीं पहुंचा दिया जहां की तुम हकदार थी। वह कड़वा बोलना चाहता था ताकि उसे खुद पर काबू रहे, लेकिन उसके शब्द खोखले लग रहे थे।
मीरा ने पानी का एक गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ाया। गिलास स्टील का था, लेकिन उसका किनारा टूटा हुआ था। पी लो, साफ पानी है, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने गिलास को ऐसे देखा जैसे उसमें जहर हो। उसने हाथ से इशारा करके मना कर दिया। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच चाहिए। वह बच्चा। मीरा ने गिलास वापस रख दिया और आर्यन की आंखों में देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई नमी नहीं थी, बल्कि एक मां की दृढ़ता थी। सच देखना चाहते हो, उसने पूछा। लेकिन याद रखना आर्यन, सच देखने के बाद तुम कभी भी वही इंसान नहीं रह पाओगे जो तुम इस कमरे में घुसते वक्त थे। सच बहुत भारी होता है, शायद तुम्हारी दौलत से भी ज्यादा भारी। आर्यन ने चुनौती स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। उसे लगा कि मीरा उसे डराने की कोशिश कर रही है। वह आगे बढ़ा, अपने कदमों को मजबूती देते हुए, लेकिन जैसे जैसे वह उस पर्दे के करीब पहुंच रहा था, उसके अंदर का आयरन मैन पिघल रहा था। वह डर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह किस बात से डर रहा है, बच्चे को देखने से या यह जानने से कि वह बच्चा किसका है। उसने कांपते हाथों से उस फटे हुए पर्दे को पकड़ा। कपड़े का स्पर्श खुरदरा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे। क्या वह बच्चा उसी प्रेमी का है? क्या मीरा ने उसे धोखा दिया था, या फिर कुछ और है जो वह समझ नहीं पा रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और झटके से पर्दा हटा दिया। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वहां एक पुरानी खाट पर एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। कमरे में सिर्फ एक धीमी सी मशीन की आवाज थी, जो शायद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस बच्ची को नहीं देख रहा था, वह अपनी ही एक छोटी छवि को देख रहा था। उस बच्ची के नैन नक्श, उसका माथा, उसकी बंद आंखें, सब कुछ आर्यन जैसा था। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा विचलित कर रही थी, वह थी उसकी हालत। वह मरणासन्न थी। एक 5 साल की बच्ची जो फूलों की तरह होनी चाहिए थी, वह मुरझाए हुए पत्ते की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। आर्यन का गला सूख गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसका सारा अहंकार, सारा गुस्सा, सारी नफरत उस एक पल में वाष्प बनकर उड़ गई। वहां सिर्फ एक सन्नाटा था, जो किसी भी शोर से ज्यादा तेज था। मीरा उसके पीछे खड़ी थी। उसकी परछाई दीवार पर लंबी हो रही थी। मिल लो अपनी जीत से, आर्यन। मीरा की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वह खुद से बात कर रही हो। यह वही पाप है जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। यह वही सबूत है जिसे तुम ये मिटाना चाहते थे। आर्यन ने मुड़कर मीरा को नहीं देखा। उसकी नजरें उस बच्ची के चेहरे पर जमी हुई थीं। उसके गाल पर, कान के ठीक नीचे, एक छोटा सा काला तिल था। बिल्कुल वैसा ही तिल जैसा आर्यन के गाल पर था। यह आनुवंशिक था। यह संयोग नहीं हो सकता था। यह प्रकृति का हस्ताक्षर था, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यह खून उसका है। मल्होत्रा खानदान का खून, जो यहां इस कचरे के ढेर में दम तोड़ रहा था। आर्यन का शरीर सुन्न पड़ गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। वह घुटनों के बल उस खाट के पास गिर गया। उसके महंगे सूट के घुटने गंदे फर्श पर टिक गए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया उस नन्ही जान को छूने के लिए, लेकिन फिर रुक गया। उसे डर था कि कहीं उसका स्पर्श उस नाजुक गुड़िया को तोड़ न दे। वह बच्ची इतनी कमजोर लग रही थी कि हवा का झोंका भी उसे उड़ा सकता था। ये आर्यन हकलाया। उसकी आंखों से अनजाने में एक आंसू टपक कर उसके गाल पर आ गिरा। यह 5 साल में पहली बार था जब आर्यन मल्होत्रा रोया था। कमरे में एक भारी चुप्पी छा गई, जिसे सिर्फ उस ऑक्सीजन मशीन की लयबद्ध आवाज तोड़ रही थी। आर्यन का दिमाग उन 5 सालों की घटनाओं को फिर से रिवाइंड कर रहा था।
मीरा का घर से निकलना, उसका गर्भवती होना, और फिर यह सब। अगर यह बच्ची उसकी है तो मीरा ने कभी बताया क्यों नहीं? उसने मदद क्यों नहीं मांगी? और सबसे बड़ा सवाल, उसने यह सब अकेले कैसे सहा? आर्यन ने अपना सिर उठाया और मीरा की ओर देखा। अब उसे मीरा के चेहरे पर कोई चालबाज औरत नहीं दिख रही थी, बल्कि एक ऐसी मां दिख रही थी जिसने अपनी औलाद को बचाने के लिए अपनी जवानी, अपनी सुंदरता और अपना जीवन होम कर दिया था। मीरा की आंखों के नीचे के वो काले घेरे अब उसे किसी युद्ध के निशान जैसे लग रहे थे। इसका नाम क्या है? आर्यन ने बहुत मुश्किल से पूछा। उसकी आवाज फटी हुई थी। मीरा दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी, जैसे उसमें अब खड़े रहने की भी ताकत न बची हो। अनन्या, उसने उत्तर दिया। इसका मतलब है अद्वितीय, क्योंकि मेरे लिए इसके जैसा कोई नहीं है। अनन्या। आर्यन ने नाम को अपने होठों पर महसूस किया। यह नाम उसने और मीरा ने शादी के तुरंत बाद सोचा था, अगर उनकी कभी बेटी होती। मीरा ने वह वादा याद रखा था। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकालकर बाहर रख दिया हो। वह नाम, वह चेहरा, वह तिल, सब कुछ सच बयां कर रहा था। एक ऐसा सच जिसे स्वीकार करने के लिए आर्यन तैयार नहीं था। अचानक अनन्या ने नींद में करवट ली और दर्द से कराह उठी। मां, उसकी कमजोर सी आवाज ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। मीरा तुरंत लपकी और आर्यन को धक्का देते हुए खाट के पास पहुंच गई। मैं यहीं हूं बेटा। मां यहीं है, उसने बच्ची के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। आर्यन वहीं फर्श पर बैठा रहा, एक अजनबी की तरह, अपने ही खून को अपनी मां के स्पर्श से शांत होते हुए देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि वह इस कमरे में सबसे गरीब इंसान है। उसके पास अरबों की दौलत थी, लेकिन यहां इस टूटी हुई झोपड़ी में वह एक भिखारी से भी बदतर था। उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए न तो कोई सांत्वना थी, न ही कोई अधिकार। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस कमरे के अंदर समय थम गया था। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला और वह पायल फिर से मुट्ठी में भींच ली। अब उसे समझ आ रहा था कि वह पायल भीख नहीं थी, वह एक चेतावनी थी, एक गुहार थी, एक आखिरी कोशिश थी। मीरा ने अपने स्वाभिमान को कुचलकर वह पायल भेजी थी, सिर्फ अनन्या के लिए। और आर्यन, वह यहां उसे जलील करने आया था, उसे मारने आया था। आत्मग्लानि की एक लहर ने उसे अंदर से भिगो दिया। उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है, इस घुटन भरे कमरे में नहीं, बल्कि अपने ही अपराधबोध के बोझ तले उसका दम घुट रहा था। कमरे के भीतर की हवा में एक भारीपन था जो आर्यन की छाती पर पत्थर की तरह रखा हुआ था। वह घुटनों के बल बैठा उस नन्ही जान को एकटक देख रहा था, जिसकी हर सांस एक संघर्ष जैसी लग रही थी। अनन्या के गाल पर वह छोटा सा काला तिल, उसकी पलकों की बनावट और उसके माथे का विस्तार, यह सब कुदरत का वह दस्तावेज था जिसे कोई भी अदालत या कोई भी डीएनए रिपोर्ट झुठला नहीं सकती थी। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया था। 5 साल पहले जब उसने मीरा को घर से निकाला था तो वह अकेली नहीं थी, वह गर्भवती थी। यह विचार किसी पिघले हुए शीशे की तरह आर्यन की नसों में उतर गया। उसने अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि अपने अजन्मे बच्चे को भी उस तूफानी रात में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जैसे उसका आलीशान साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहा हो। मीरा ने आर्यन की मौजूदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अनन्या के माथे पर गीली पट्टी रखने लगी। उसके हाथ यांत्रिक गति से चल रहे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी कमजोरी साफ झलक रही थी। इसका बुखार कम नहीं हो रहा है, मीरा बुदबुदाई और पास रखी एक छोटी सी शीशी उठाई जो लगभग खाली थी। उसने कांपते हाथों से आखिरी कुछ बूंदें चम्मच में डालीं और बहुत सावधानी से अनन्या के सूखे होंठों के बीच उंडेली।
आर्यन ने देखा कि कमरे में खाने का कोई सामान नहीं था, सिर्फ दवाइयों के खाली रैपर और पानी का एक घड़ा था। यह दृश्य उसके कलेजे को चीर गया। वह मीरा, जो कभी खाने की मेज पर जरा सी कमी होने पर रसोइये को डांट देती थी, आज शायद खुद भूखी रहकर अपनी बेटी की सांसें बचाने की जद्दोजहद कर रही थी। तुमने तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आर्यन की आवाज बहुत धीमी और टूटी हुई थी, जैसे वह खुद से ही सवाल कर रहा हो। मीरा ने पट्टी को पानी में डुबोते हुए एक पल के लिए रुककर उसे देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि रेगिस्तान जैसी खुश्की थी। बताने के लिए क्या बचा था? आर्यन, उस रात जब मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी बेगुनाही की भीख मांग रही थी, तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने चिल्लाकर कहा था कि मैं मां बनने वाली हूं, लेकिन तुम्हारी नफरत का शोर इतना ज्यादा था कि तुम्हें मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। तुमने मुझे धक्का दिया था। याद है, मुझे लगा था कि मेरा बच्चा उसी रात मर जाएगा। मीरा के शब्द किसी धारदार चाकू की तरह आर्यन के दिल में उतर गए, जिससे खून का फव्वारा छूट पड़ा। आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक अनन्या को जोर की खांसी का दौरा पड़ा। उसका छोटा सा शरीर खाट पर ऐंठने लगा और मुंह से झाग निकलने लगा। ऑक्सीजन मशीन, जो पहले से ही खराब लग रही थी, एक अजीब सी आवाज करके बंद हो गई। शायद बिजली चली गई थी, जो इस इलाके में आम बात थी। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी बची थी। मीरा घबरा गई। अनन्या बेटा, आंखें खोलो, वह चिल्लाई और पागलों की तरह ऑक्सीजन सिलेंडर को ठोकने लगी। सांस लो बेटा, सांस लो। उसकी आवाज में एक मां की वह दहशत थी जो किसी भी इंसान को हिला सकती थी। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाई। रोशनी में उसने देखा कि अनन्या का चेहरा नीला पड़ रहा था। हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, आर्यन ने आदेशात्मक स्वर में कहा। उसका पुराना व्यक्तित्व एक पल के लिए वापस आ गया था, लेकिन मीरा ने उसे धक्का दे दिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। सरकारी अस्पताल वाले बिना पैसों के भर्ती नहीं करेंगे, और प्राइवेट वाले। उसकी आवाज गले में अटक गई। वह बुरी तरह हाँफ रही थी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। पैसों की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। उसने आगे बढ़कर अनन्या को अपनी बाहों में उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने उस फूल सी बच्ची को उठाया, उसे महसूस हुआ कि वह कितनी हल्की है। 5 साल की बच्ची का वजन 1 साल के बच्चे जितना भी नहीं था। यह कुपोषण और बीमारी का सबसे भयानक रूप था, जिसे वह अपनी बाहों में थामे हुए था। मीरा ने भी उठने की कोशिश की ताकि वह आर्यन के साथ चल सके, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया। पिछले कई दिनों की भूख, नींद की कमी और मानसिक तनाव ने आखिरकार उसके शरीर को तोड़ दिया था। वह एक सूखे पत्ते की तरह लड़खड़ाई। आर्यन ने एक हाथ से अनन्या को सीने से लगाए रखा और दूसरे हाथ से गिरती हुई मीरा को संभाला। उसका शरीर तप रहा था। अनन्या से भी ज्यादा तेज बुखार मीरा को था। मीरा, आर्यन चिल्लाया। मीरा की आंखें पलट रही थीं, लेकिन उसके होंठ अभी भी बुदबुदा रहे थे। मेरी बच्ची को बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर उसका सिर आर्यन के कंधे पर लुढ़क गया। वह बेहोश हो चुकी थी। आर्यन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी। एक बाह में अपनी मरणासन्न बेटी और दूसरे सहारे से अपनी बेहोश पत्नी को संभाले। वह उस संकरी और अंधेरी सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। हर कदम पर उसे डर लग रहा था कि कहीं वह गिर न जाए। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था और उसका दिल हथौड़े की तरह बज रहा था। बाहर गली में खड़े लोग उसे अचरज से देख रहे थे। एक सूट बूट वाला आदमी जो कीचड़ में स्ने पैरों के साथ एक गरीब औरत और बच्चे को लेकर भाग रहा था। आर्यन ने जोर से चिल्लाया, ड्राइवर, गाड़ी का दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में इतना दर्द और अधिकार था कि भीड़ अपने आप छंट गई। ड्राइवर, जो कार के पास खड़ा बीड़ी पी रहा था, हक्का बक्का होकर दौड़ा।
आर्यन ने मीरा और अनन्या को पिछली सीट पर लिटाया। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा ने उनके पसीने से लथपथ चेहरों को छू लिया। आर्यन खुद भी उनके पैरों के पास फर्श पर बैठ गया, क्योंकि सीट पर जगह नहीं थी। उसने अनन्या का सिर अपनी गोद में रखा और मीरा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जल्दी चलो शहर के सबसे बड़े अस्पताल में, वह ड्राइवर पर चिल्लाया। अगर रास्ते में ट्रैफिक मिले तो फुटपाथ पर चढ़ा दो, लेकिन गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। कार बनारस की भीड़भाड़ वाली सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। आर्यन ने अपना फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी को कॉल किया। सुनो, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सख्त आदेश था। मैं बनारस के सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूं। वहां के बेस्ट डॉक्टर्स को अभी के अभी इमरजेंसी में बुलाओ। अगर वहां कोई कमी हुई तो मैं पूरा अस्पताल खरीद कर उसे आग लगा दूंगा। मुझे मेरी पत्नी और बेटी जिंदा चाहिए, किसी भी कीमत पर। पत्नी और बेटी ये शब्द उसके मुंह से इतनी सहजता से निकले जैसे उसने कभी उन्हें खोया ही नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि उसने उन्हें बहुत पहले खो दिया था, और अब वह सिर्फ रेत मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की तेज सफेद रोशनी ने आर्यन की आंखों को चुंधिया दिया। स्ट्रेचर आए और डॉक्टर्स की एक टीम ने मीरा और अनन्या को घेर लिया। आर्यन को बाहर ही रोक दिया गया। उसके कपड़े खून, जो शायद अनन्या के मुंह से निकला था, और गली की गंदगी से सने थे। वह कॉरिडोर में अकेला खड़ा रह गया, जबकि कांच के दरवाजों के पीछे उसकी दुनिया जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। कुछ ही देर में एक डॉक्टर बाहर आया। चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने आर्यन को देखा और पूछा, आप इनके रिश्तेदार हैं? आर्यन ने सिर हिलाया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, किडनी फेलियर के लक्षण हैं, और मां की हालत और भी खराब है। उनके शरीर में खून की भारी कमी है और एक पुराना सर्जिकल निशान है जिसने इन्फेक्शन पकड़ लिया है। सर्जिकल निशान? आर्यन चौंका। कैसा निशान? मीरा को तो कभी कोई सर्जरी नहीं हुई थी। डॉक्टर ने उसे एक अजीब नजर से देखा, जैसे वह किसी अपराधी से बात कर रहा हो। मिस्टर मल्होत्रा, आप नहीं जानते, मरीज के शरीर से एक किडनी निकाली जा चुकी है, और यह कोई प्रोफेशनल सर्जरी नहीं थी। बहुत ही बेतुके तरीके से की गई है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ साल पहले अपनी किडनी डोनेट की थी या बेची थी। यह सुनते ही आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह खिसक गई। किडनी बेची थी? क्यों? मीरा के पास तो गहने थे, पैसे थे। आर्यन दीवार के सहारे नीचे बैठ गया, अपना सिर हाथों में छिपा लिया। डॉक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। मीरा ने अपनी किडनी बेच दी थी अपनी बच्ची को बचाने के लिए, और वह यहां उसे चोर और व्यभिचारी समझकर मारने आया था। उसे अपनी मां। तभी एक और डॉक्टर, जो थोड़ा उम्रदराज था, वार्ड से बाहर आया। उसने आर्यन को वहां जमीन पर बैठे देखा। उसने अपना मास्क नीचे किया और आर्यन को ध्यान से देखा। आर्यन मल्होत्रा? डॉक्टर ने अविश्वास से पूछा। आर्यन ने ऊपर देखा। मैं डॉक्टर प्रकाश हूं, मीरा का पुराना कॉलेज फ्रेंड, उसने कहा। उसकी आवाज में नफरत साफ थी। मैं हैरान हूं कि तुम यहां हो। क्या अभी भी कुछ छीनना बाकी रह गया था, या तुम यह देखने आए हो कि तुम्हारे दिए हुए जख्म कितने गहरे हैं? आर्यन खड़ा हो गया। उसकी आंखों में याचना थी। मुझे बताओ प्रकाश, क्या हुआ है मीरा की किडनी? और वह सब झूठ जो मेरी मां ने। डॉक्टर प्रकाश ने एक कड़वी हंसी हंसी। सच सुनना चाहते हो आर्यन? तो सुनो, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अस्पताल के उस ठंडे और सफेद गलियारे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। प्रकाश ने अपनी बाहों को छाती पर बांध रखा था। उनकी आंखों में आर्यन के लिए सहानुभूति नहीं, बल्कि गहरा तिरस्कार था। आर्यन दीवार के सहारे खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, और उसका महंगा सूट अब पसीने और शिकन से भर चुका था। बताओ मुझे प्रकाश,
आर्यन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में वह दंभ अब कहीं नहीं था जो कुछ घंटे पहले तक उसकी पहचान था। मीरा की किडनी, उसने उसे क्यों बेचा? मेरे पास इतना पैसा था, फिर उसने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? प्रकाश ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पैसे, उसने उपहासपूर्ण स्वर में दोहराया। तुम्हारे पैसे ही तो इस बर्बादी की जड़ थे, आर्यन। और रही बात संपर्क करने की, तो उसने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी। प्रकाश ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा। 5 साल पहले, जब तुमने उसे उस तूफानी रात में घर से निकाला था, मीरा गर्भवती थी। वह तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी, तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मां गायत्री देवी ने उसे फोन पर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मीरा ने कभी भी तुमसे संपर्क करने की कोशिश की या मीडिया को कुछ भी बताया, तो वह उस अजन्मे बच्चे को मरवा देंगी। आर्यन का खून जम गया। उसकी मां, वह महिला जो रोज सुबह मंदिर में घंटों पूजा करती थी, क्या वह इतनी निर्दयी हो सकती है? यह झूठ है, आर्यन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। प्रकाश ने उसे शांत रहने का इशारा किया। सच कड़वा होता है, आर्यन। मीरा ने तुम्हारी और तुम्हारी इज्जत की खातिर अपनी जुबान सिल ली। वह अपने मायके गई, लेकिन तुम्हारे रुतबे के डर से और समाज की बदनामी के डर से उसके अपने माता पिता ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वह अकेली थी, आर्यन, बिल्कुल अकेली। प्रकाश की आवाज अब धीमी और भारी हो गई थी। वह बनारस आ गई क्योंकि यहां कोई उसे पहचानता नहीं था। उसने घाटों पर सोकर रातें बिताईं, मंदिरों का प्रसाद खाकर पेट भरा। जब अनन्या का जन्म हुआ, तो मीरा के पास अस्पताल जाने के भी पैसे नहीं थे। एक दाई ने एक टूटी हुई झोपड़ी में उसकी डिलीवरी कराई। सोचो, वह लड़की जो महलों में पली बढ़ी थी, उसने अपनी बेटी को कचरे के ढेर के पास जन्म दिया। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसुओं की गर्म धारा उसके गालों पर बह निकली। उसे वह रात याद आई जब वह अपनी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। शायद उसी वक्त मीरा दर्द से तड़प रही थी। उसका हर एक जश्न, हर एक सफलता अब उसे किसी अपराध की तरह लग रही थी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, जैसे वह और सुनना नहीं चाहता हो। लेकिन सच अब रुकने वाला नहीं था। लेकिन असली इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब अनन्या बीमार पड़ी। प्रकाश ने अपनी बात जारी रखी। उसे वही बीमारी है जो तुम्हारे परिवार में आनुवांशिक है, किडनी की समस्या। डॉक्टर ने कहा था कि तुरंत सर्जरी की जरूरत है। मीरा ने दिन रात काम किया, बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, पापड़ बेले, लेकिन ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपये चाहिए थे। वह फिर से तुम्हारी मां के पास गई, गिड़गिड़ाई, अपनी बेटी की जान की भीख मांगी। जानते हो गायत्री देवी ने क्या कहा? प्रकाश रुका। उसकी आंखों में गुस्सा तैर रहा था। उन्होंने कहा कि पाप की औलाद को मर जाने दो। उन्होंने मीरा को धक्के देकर अपने बंगले से बाहर निकलवा दिया। मीरा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह एक ऐसे क्लिनिक में गई जो अवैध अंगों का व्यापार करता था। उसने अपनी एक किडनी बेच दी, आर्यन, सिर्फ 2 लाख रुपए में, ताकि वह अपनी बेटी की पहली सर्जरी करवा सके। आर्यन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह वहीं फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। 2 लाख में अपनी किडनी वह बुदबुदाया। उसकी एक घड़ी की कीमत 10 लाख थी। उसकी एक बिजनेस ट्रिप का खर्चा 50 लाख होता था। और उसकी पत्नी ने, उसकी बेटी की मां ने, अपने शरीर का एक हिस्सा सिर्फ इसलिए बेच दिया क्योंकि उसके पास अपनी ही दौलत का कोई हक नहीं था। उसे याद आया कि कैसे उसने मीरा को लालची कहा था। मैं राक्षस हूं, आर्यन ने खुद से कहा। मैं इंसान नहीं हूं। मैंने उसे मारा है, हर दिन, हर पल। मैंने उसे तिल तिल करके मारा है। उसका पूरा शरीर हिचकियों से रोने लगा। वह अस्पताल का फर्श अपनी मुट्ठियों से पीट रहा था, जैसे खुद को सजा देना चाहता हो। आसपास गुजरने वाले लोग उसे देख रहे थे,
लेकिन आज उसे अपनी आयरन मैन की छवि की कोई परवाह नहीं थी। और वह प्रेमी आर्यन ने सिसकते हुए पूछा, वह तस्वीरें, वह बैंक ट्रांजैक्शन। प्रकाश ने अपनी जेब से एक फोटो निकाला और आर्यन की ओर फेंक दिया। यह देखो, यह वही आदमी है जो तस्वीरों में मीरा के साथ था। इसका नाम सुरेश है, एक स्ट्रगलिंग एक्टर। इसे तुम्हारी मां ने 50,000 रुपये देकर हायर किया था ताकि वह मीरा के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवा सके। और वह बैंक ट्रांजैक्शन, वह भी नकली था। गायत्री देवी ने मीरा के फोन से खुद पैसे ट्रांसफर किए थे जब वह सो रही थी। यह सब एक सेटअप था आर्यन, एक सोची समझी साजिश, ताकि तुम एक अमीर मंत्री की बेटी से शादी कर सको और मल्होत्रा एम्पायर को और बड़ा कर सको। मीरा का गुनाह सिर्फ इतना था कि वह गरीब थी और तुमसे सच्चा प्यार करती थी।